हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब हम अपनी आज की क्लास पर आते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, जो हमारा जो सीरीज़ चल रही है, सीरीज़ मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, जो कोई रिविज़न वाला हमारा पार्ट चल रहा है पॉलिटी के अंदर जो बोर्ड पर, तो उसमें हमारा कौन सा पार्ट चल रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? उसमें हम पढ़ रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या फिर हम तत्व भी बोल सकते हैं या हम सिद्धांत भी बोल सकते हैं। तो जिनको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। तो जो कि हमारे आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक आते हैं। तो कल की क्लास में हमने आर्टिकल 42 तक कर लिया था। आज की क्लास में हम क्या करेंगे? आर्टिकल 43 से आर्टिकल 51 तक सारा कंप्लीट कर लेंगे। देन नेक्स्ट जो हमारी कल की क्लास होगी उसमें हम हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं, जो कि हमारे आर्टिकल 51 के क्लॉज ए में, या हम कह सकते हैं कि 51 के ए पार्ट में आते हैं, उनको हम कर लेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे हम क्या है, धीरे धीरे हमारा जो मतलब पार्ट वाइज, अगर पार्ट वाइज सही रहेगा, जैसे अब ये पार्ट 4 है तो फिर कल हम पार्ट 4A कर लेंगे। पार्ट 5 में क्या आता है देख लेंगे कि पार्ट 5 ज़्यादा ज़रूरी है, या मतलब जिस भी हिसाब से जो भी लगेगा फिर हम मंडे में, मतलब कल तो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ होंगी, देन मंडे में हमारा क्या होगा और जो आगे होगा वो हम धीरे धीरे अपना पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने आर्टिकल 42 तक पढ़ लिया था, मतलब अनुच्छेद 42 तक हमने पढ़ लिया था। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा अनुच्छेद 43 है वहाँ से अब शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं, हम अनुच्छेद किसकी? अनुच्छेद 43 की। अनुच्छेद 43, या हम कह सकते हैं आर्टिकल 43। सो गाइज, आर्टिकल 43 हमको क्या बताता है? वो बताता है हमको कर्मचारियों को निर्वाह वेतन आदि। तो आर्टिकल 43 जो है हमारा, जो अनुच्छेद 43 है, जो कर्मचारी होते हैं मतलब कर्मचारी किसी भी विभाग में जो भी कर्मचारी होते हैं, तो उनके जो वेतन वगैरह होते हैं, उनके जो वेतन उनको निर्वाह किया जाता है, वेतन वगैरह ये सब चीज़ें आदि जो चीज़ें होती हैं, तो उस बात की जानकारी हमको कौन से आर्टिकल से मिलती है? आर्टिकल 43 से मिलती है। या हम कह सकते हैं कि उस बात के बारे में हमको कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 43 हमको इस बारे में बताता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो कर्मचारी वगैरह होते हैं उनका जो वेतन वगैरह आती है, आदि वेतन आदि होता है, उनको जो वो निर्वाह किया जाता है, तो इस सब के बारे में कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 43 या आर्टिकल 43। ठीक है, आपको कुछ भी बात अगर समझ नहीं आ रही हो तो प्लीज़ आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि सारी चीज़ें और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ। अब इसके बारे में, ये आर्टिकल 43 है, अब इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो वैसे मैंने PDF वाली जो क्लासेस बनाई हुई हैं उसमें मैंने एक एक चीज़, एक एक बात बहुत एक्सप्लेन तरीके से, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की हुई है, तो आप वो वाली क्लासेस भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 43 हमारा किससे रिलेट करता है? कर्मचारियों को निर्वाह वेतन आदि से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 43 का ए पार्ट, या क्लॉज ए भी बोल सकते हैं। अनुच्छेद 43 की क्लॉज ए। तो हमारा जो अनुच्छेद 43 है उसकी जो क्लॉज ए है वो हमको क्या बताता है? उद्योगों के जो उद्योग आदि होते हैं, मतलब उद्योग वगैरह जो होते हैं, फैक्ट्री वगैरह हम कह सकते हैं, जो उद्योग होते हैं उनके प्रबंधन में कर्मचारियों को सहभागिता। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों
को सहभागिता। तो आर्टिकल 43 का जो एक क्लॉज है वो हमको क्या बताता है कि जो उद्योग हैं, जो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों को सहभागिता, मतलब जो उद्योग वगैरह होते हैं, किसी भी चीज़ के उद्योग मान लीजिए, तो उसमें उसका जो प्रबंधन आदि होता है, तो उसमें जो कर्मचारी होते हैं, जो कर्मचारी काम करते हैं, तो उनकी जो सहभागिता होती है, उनकी सहभागिता कितनी होती है, किस प्रकार से होती है, क्या होती है, तो उस सब के बारे में या उस सब के बारे जो जानकारी है हमको कौन सा आर्टिकल देता है, वो हमारा आर्टिकल 43 का क्लॉज है। अब एक चीज़ आप देखिए, नोटिस कीजिएगा, जब हमने इससे पहले फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स जो थे वो हमारे पर्सनल, मतलब पर्सनल किसी भी व्यक्ति के वो मूल अधिकार थे। अब जब हम इनको पढ़ रहे हैं तो इनको पढ़कर हमको यही तो पता चल रहा है कि जो राज्य के अंदर, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो राज्य के अंदर जनता को, कोई भी एक राज्य है उसके अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको ये क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए कि पर्सनल किसी के तो है नहीं, राज्य के लिए ही तो है। तो इसीलिए मैं आपको कल बोल रही थी कि जो हमारे राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं या राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, एक तरीके से ये स्टेट के फंडामेंटल राइट्स हो गए। मतलब इस तरीके से मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप इस तरीके से समझ जाएं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको अपने दिमाग में, और एक जब इनको इनका हार्म होता है या इनको कोई फॉलो नहीं करता है तो उसमें क्या है, उसमें हम कोर्ट नहीं जा सकते। अब कोई भी सरकार है, कोई भी सरकार कोई नियम या कानून बना रही है, भाई चलिए ऐसे समझ लीजिए कि उद्योग है, कोई भी उद्योग है, उससे संबंधित ही सरकार कोई एक्ट या अधिनियम वगैरह बना रही है, तो उसमें क्या होगा, उसमें ये सब चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो अधिनियम बनाए जाएंगे। अधिनियम इस तरीके से नहीं बनाए जाएंगे कि ये जो जैसे कर्मचारियों की जो सहभागिता है, तो उस अधिनियम में इस सहभागिता के बारे में हम कुछ भी, मतलब हम नहीं, सरकार कुछ भी ऐसी चीज़ कह दे कि ये चीज़ नहीं हो सकती, या हम ये जाने कि सरकार ने कोई अधिनियम बनाया तो उसमें उसने ये लिख दिया कि जो उद्योग है उसके प्रबंधन में जो कर्मचारी हैं उनकी सहभागिता नहीं होगी, इससे संबंधित कोई उसने एक्ट बना दिया, कोई अधिनियम बना दिया, कोई नियम या कानून बना दिया, तो देखा जाए तो फिर, लेकिन इसमें तो हमको बताया गया है। तो इस तरीके से ये है कि सरकार जब कोई भी नियम या कानून बनाती है तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बनाती है, मतलब इन सब चीज़ों को कि कोई भी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं वो हार्म ना हो, ठीक है। तो मैं आई होप मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हमारा जो आर्टिकल 43 का क्लॉज ए है वो हमको उद्योग जो होते हैं उनके प्रबंधन में जो कर्मचारी हैं उनकी क्या सहभागिता होती है उसकी जानकारी हमको आर्टिकल 43 का क्लॉज ए देता है, ठीक है। चलिए फिर आता है हमारा आर्टिकल 43 या अनुच्छेद 43 का क्लॉज बी। अनुच्छेद 43 का क्लॉज बी आता है हमारा। तो जो हमारा अनुच्छेद 43 का क्लॉज बी है वो हमको क्या बताता है, तो वो हमको बताता है सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। जो भी सहकारी समितियां होती हैं उनको प्रोत्साहन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको कौन प्रोवाइड कराता है, हमारा आर्टिकल 43, हम ऐसे कह सकते हैं। मतलब जो भी सहकारी समितियां होती हैं, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, तो ये जानकारी हमको कौन सा अनुच्छेद देता है, ये देता है हमको अनुच्छेद 43 की जो क्लॉज बी है वो हमको इस बारे में जानकारी देता है। तो किस बारे में जानकारी देता है आर्टिकल 43 का क्लॉज बी, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, या सहकारी समितियों को प्रोत्साहित कौन सा आर्टिकल करता है, आर्टिकल 43 का क्लॉज बी, ठीक है। तो आई होप
आर्टिकल 43 आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, दिमाग में ऐसे रखना है कि आर्टिकल 43 क्या है, जो कर्मचारी वगैरह होते हैं या उद्योग वगैरह होते हैं उससे संबंधित है। तो ए में क्या है, कर्मचारियों का जो निर्वाह वेतन वगैरह होते हैं, तो वेतन से संबंधित 43, उद्योग से संबंधित 43 का क्लॉज ए, और जो सहकारी समितियां होती हैं, कमेटीज जो होती हैं, वो किससे संबंधित है, आर्टिकल 43 के क्लॉज बी से संबंधित है। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आर्टिकल 44 की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। तो हमारा जो आर्टिकल 44 है वो हमको क्या जानकारी देता है, हम उस बारे में हम पढ़ेंगे। ये वाला जो हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ है, ये थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है। मतलब है तो बोरिंग तो कुछ भी नहीं है, पढ़ना तो सभी पढ़ता है, बट ये है कि जो चीज़ें ज़्यादा पढ़ते हैं वो हमको थोड़ी सी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं, और जो हम थोड़ा कम पढ़ते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। लेकिन अब तो क्या हो रहा है, इन सब से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि ये है ना कि क्वेश्चन बनेंगे कहाँ से फिर, तो इस वजह से इन सब टॉपिक से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको सारा कुछ बता रही हूँ। ठीक है, अब आर्टिकल 43 आर्टिकल 44 हमको क्या बताता है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। जो नागरिक होते हैं, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। मतलब कोई भी नागरिक है, भारत का जो नागरिक है, उनके लिए समान नागरिक संहिता, जो भी मतलब प्रत्येक नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, या समान नागरिक संहिता प्रदान करता है कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 44 या अनुच्छेद 44 क्या करता है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का क्या करता है, समान नागरिक संहिता को प्रदान करता है। ठीक है, तो नागरिकों के लिए ऐसे अगर क्वेश्चन आता है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ये जो है ये कौन से आर्टिकल से संबंधित है, तो हम कह सकते हैं आर्टिकल 44 से ये संबंधित है। तो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता इस बिलोंग्स टू आर्टिकल 44। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 45 या अनुच्छेद 43। तो अनुच्छेद 43 हमको क्या बताता है वो जानते हैं। सॉरी 45 गलत बोल दिया। तो आर्टिकल 45 हमको क्या जानकारी देता है, वो हमको बताता है बालपन पूर्व देखभाल, बालपन पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष तथा 6 वर्ष या 6 साल से कम आयु के बच्चों की शिक्षा। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा। तो हमारे राज्य की जो जिम्मेदारी है, हमारा जो मतलब भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, तो राज्य से मतलब हमारा ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्टेट है, मतलब सभी के लिए आता है राज्य। तो राज्य की जो जिम्मेदारी है, राज्य हम भारत अपने मतलब एक चीज़ और समझो, जैसे हमें पॉलिटी के अंदर क्या होता है, बहुत सारी जगह हमको राज्य 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 ऐसे मिलता है।
तो राज्य का मतलब ये नहीं है कि हर जगह हमको स्टेट ही मतलब स्टेट के लिए बोल रहा है। राज्य कहीं कहीं हमारा जो देश है ना उसके लिए भी राज्य वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको जब आप पढ़ें कोई चीज़ तो आपको वहाँ उसकी सेंस समझनी होगी कि राज्य बोला जा रहा है तो वो किस सेंस में बोला जा रहा है, ठीक है। तो इतना आप प्लीज़ समझिएगा। तो हमारा जो आर्टिकल 45 है या आर्टिकल 45 है वो हमको किस बारे में जानकारी देता है या क्या अधिकार देता है कि जो बालपन है, बालपन पूर्व मतलब बचपन में जो बच्चा छोटा होता है, बेबी होता है, बालपन पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा। तो आर्टिकल 45 क्या है, राज्य को ये निर्देश देता है या राज्य के ये के लिए ये सिद्धांत देता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं बालपन पूर्व उनकी देखभाल की जाए और मतलब 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा, मतलब जो 6 ईयर्स से जो कम बच्चे हैं उनकी एजुकेशन उनको प्राप्त हो। तो ये हमारा कौन सा आर्टिकल हमको इस बारे में जानकारी देता है, आर्टिकल 45, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 46, आर्टिकल 46। तो आर्टिकल 46 हमको क्या बताता है उस पर आते हैं। तो हमारा जो आर्टिकल कौन सा 46, आर्टिकल 46। तो आर्टिकल 46 हमको क्या जानकारी देता है, किस बारे में बताता है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का कमजोर वर्गों के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जो SC STs होती हैं, SC और ST जो कास्ट होती है उसमें क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कमजोर वर्गों के शिक्षा का कमजोर वर्गों के शिक्षा एजुकेशन, मतलब जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में जो भी बच्चे आते हैं कमजोर वर्गों के शिक्षा तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, शिक्षा तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। मतलब आर्टिकल जो 46 है, आर्टिकल जो 46 है वो हमको किस बारे में जानकारी देता है, जो अनुसूचित जाति जो SC होते हैं, SC कास्ट में आते हैं, या फिर अनुसूचित जनजाति जो ST होते हैं का कमजोर वर्गों के शिक्षा तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। मतलब जो कमजोर वर्ग हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनको कमजोर क्यों माना जाता है, फाइनेंशियली, मतलब फाइनेंशियली भी कमजोर होते हैं ये। वैसे जाति कमजोर कोई जाति कमजोर नहीं होती, सब कास्ट इक्वल होती है, सब जाति बराबर होती है। सिर्फ यहाँ कमजोर जो वर्ड यूज़ किया गया है वो फाइनेंशियली देखा जाए। मतलब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो SC STs में जो लोग आते थे उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता था, वो गरीब लोग होते थे। तो ये जो कमज़ोर वर्ड जो यूज़ किया गया है, जो शब्द कमज़ोर यूज़ किया गया है, ये उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम, मतलब फाइनेंशियली वो वीक है तो उससे संबंधित ये वर्ड यूज़ किया गया है। अदरवाइज़ इसका कोई पर्पज़ नहीं है। कभी मतलब दिमाग में बहुत से लोग बैठा लेते हैं ये चीज़, अब सोचते हैं। तो जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो कमज़ोर वर्ग है, इनके अंदर भी जो कमज़ोर वर्ग है, कमज़ोर वर्ग मतलब फाइनेंशियली जो कमज़ोर हैं, के शिक्षा तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, उनकी एजुकेशन और आर्थिक हित मतलब जो फाइनेंशियली उनको जो भी हित हैं उनको बढ़ावा देना। तो ये हमको कौन सा आर्टिकल
इसके बारे में जानकारी देता है आर्टिकल 43। इसके बारे में हमको 40 बार 43 बोल रही हूँ। आर्टिकल 46 यानी कि अनुच्छेद 46 इसके बारे में जानकारी प्रदान करता है, या जानकारी देता है। क्या जानकारी देता है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का कमजोर वर्गों के शिक्षा तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 47। तो अनुच्छेद 47 जो है हमको वो क्या बताता है? अनुच्छेद 47 या आर्टिकल 47 हमको क्या जानकारी देता है उसके बारे में जानते हैं। पोषाहार का स्तर बढ़ाने, पोषाहार का स्तर बढ़ाने, पोषाहार मतलब जो पोषण वगैरह होता है उसका जो लेवल है उसका स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने, जो जीवन स्तर है, जीवन स्तर सुधारने, तथा मतलब जो पोषाहार का है, पोषण वगैरह है, तो उसका स्तर बढ़ाना, ठीक है, उसका जो लेवल है वो इंक्रीज करना, जो जीवन है, जीवन का जो स्तर है उसको सुधारने, तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने, तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने, मतलब उस स्थिति जो है उसको क्या करने, स्थिति बेहतर करने संबंधित सरकार का कर्तव्य है। संबंधी सरकार का कर्तव्य है। मतलब आर्टिकल 47 जो है, जो अनुच्छेद 43 है, वो क्या बताता है? वो बताता है जो पोषण का स्तर है, क्या है? पोषण का जो स्तर है, तो पोषण का स्तर बढ़ाने, जो पोषण है पोषण का स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने, जो जीवन का स्तर है, जो जीवन जीने जो लोग रहते हैं उनका जो स्तर है उसको क्या करने, उसको सुधारने, तथा जन स्वास्थ्य मतलब जो जनता है उनके स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने, उनकी स्थिति क्या है, बेहतर करने के लिए संबंधित सरकार का कर्तव्य, जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसका जो उसकी जो ड्यूटी है, उसका जो कर्तव्य है, तो उससे संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 47। तो जो सरकार है उसका कर्तव्य क्या क्या है आर्टिकल 47 के तहत? तो आर्टिकल 47 के तहत जो सरकार है उसका कर्तव्य बनता है जो पोषण है, पोषाहार है, मतलब जो बच्चों को पोषण वगैरह दिया जाता है, तो उसका स्तर क्या है, उसका जो लेवल है वो गवर्नमेंट उस लेवल को इंक्रीज करे, उस लेवल को बढ़ाए, जो जीवन का स्तर है उसको सुधारे, जो लोग हैं उनके जो जीवन का स्तर है उनको सुधारे, तथा जो जन स्वास्थ्य है मतलब जो जनता का स्वास्थ्य है उनकी स्थिति और बेहतर बनाए। तो इससे संबंधित जो भी कर्तव्य हैं राज्य के नहीं, सरकार के, तो उसके बारे में कौन सा आर्टिकल हमको बताता है? आर्टिकल 47 इस बारे में हमको जानकारी देता है। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 48। तो आर्टिकल 48 हमको क्या बताता है उस बारे में पढ़ते हैं, उस बारे में जानते हैं। चलिए तो चलिए आते हैं अपने आर्टिकल 48 की तरफ, आर्टिकल 48 की तरफ, अनुच्छेद 48 की तरफ। तो आर्टिकल 48 क्या बताता है? कृषि एवं
पशुपालन का संगठन। कृषि एवं पशुपालन का संगठन। कृषि आदि जो होती है, मतलब फार्मिंग वगैरह होती है या पशुपालन वगैरह जो होती है, डेयरी वगैरह, डेयरी फार्मिंग वगैरह, तो उनके संगठन के बारे में, उनका जो संगठन होता है उनके संगठन के बारे में हमको कौन सा आर्टिकल जानकारी देता है, या उन संगठन के, इस कृषि और पशुपालन के संगठन के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है। तो आर्टिकल 48 में क्या बताया गया है, कृषि और पशुपालन का जो संगठन है वो आर्टिकल 48 में बताया गया है, या आर्टिकल 48 कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 48 का क्लॉज ए, अनुच्छेद ए, क्लॉज बोल दीजिए, ए पार्ट बोल दीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, मतलब पर्यावरण जो हमारा एनवायरनमेंट है, संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा तथा वन एवं वन जीवों की सुरक्षा। कहने का मतलब ये है कि जो आर्टिकल 48 का क्लॉज ए है वो हमको क्या बताता है, हमारा जो पर्यावरण है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसके संरक्षण और संवर्धन, ठीक है, तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा तथा वन्य जीवों की सुरक्षा। तो वन पर्यावरण हो गया हमारा, एनवायरनमेंट वगैरह हो गया, उसका संरक्षण या फिर संवर्धन, या फिर जो वन है, जो फॉरेस्ट वगैरह है, या फिर उनके अंदर जो रहने वाले जीव जंतु हैं, जो वन्य जीव हैं, उनकी सुरक्षा के बारे में हमको कौन सा आर्टिकल बताता है, या फिर जो उनकी सुरक्षा से संबंधित कौन सा आर्टिकल है जो हमको जानकारी देता है, या उनकी सुरक्षा के बारे में कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, बताया गया है, तो वो है हमारा आर्टिकल 48 का क्लॉज ए। तो आर्टिकल 48 का क्लॉज ए हमको क्या बताता है, जो पर्यावरण संरक्षण है हमारा, ठीक है, और जो संरक्षण एवं संवर्धन, मतलब हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, तो उसका जो संरक्षण करना है, उसका संवर्धन करना है, तथा जो वन्य जीव हैं, जो वन है, फॉरेस्ट वगैरह है, या उसमें रहने वाले जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं, तो उनकी सुरक्षा, तो उनकी सुरक्षा का दायित्व के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में हमको कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 48 का क्लॉज ए हमको इस बारे में जानकारी देता है। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 49 या अनुच्छेद 49। ठीक है, चलिए, तो अनुच्छेद 49 हमको क्या बताता है वो जानकारी हम अब लिखते हैं या पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो आर्टिकल 49। सो गाइज, आर्टिकल 49 क्या बताता है, स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक वगैरह होती हैं, जो हमारी राष्ट्र में जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं, तो स्मारकों तथा राष्ट्रीय
महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। आर्टिकल 49 या अनुच्छेद 49 हमको क्या जानकारी देता है, या अनुच्छेद 49 के तहत क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड की गई हैं। तो स्मारक जो हो गई हमारी, मॉन्यूमेंट वगैरह, स्मारक मतलब जैसे हमारा ये जो भी राष्ट्र की जो स्मारक हैं, हमारे रेड फोर्ट हो गया, ताजमहल हो गया, जितने भी फोर्ट्स वगैरह, ये मतलब जो हमारे राष्ट्र से संबंधित जो भी स्मारकें हैं वो, और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय महत्व के स्थान हैं, राष्ट्र के महत्व के जो स्थान हैं जो भी हमारे देश के अंदर, और जो वस्तुएं हैं उन स्थानों पर, जो वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, उनका संरक्षण। तो उनका संरक्षण कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है, इन सब चीज़ों के संरक्षण को कौन सा आर्टिकल प्रोटेक्ट करता है? तो आर्टिकल 49, या हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 49। ठीक है, तो अनुच्छेद 49 हमको स्मारकों तथा राष्ट्र महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं के संरक्षण के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 50। तो आर्टिकल 50 जो अनुच्छेद 50 है वो हमको क्या बताता है? तो हमारा जो आर्टिकल 50 है तो वो हमको क्या जानकारी देता है? वो हमको बताता है न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव। न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव। जो हमारी न्यायपालिका है, जो हमारी जुडिशरी है, और जो हमारी कार्यपालिका है, जो हमारी एग्जीक्यूटिव है ना, तो उसके बारे में मतलब उनको कौन अलग करता है, कौन सा आर्टिकल उनको पृथक करता है? तो जो हमारा आर्टिकल 50 है, जो हमारा अनुच्छेद 50 है, तो वो क्या करता है? न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव। मतलब न्यायपालिका अलग है, न्यायपालिका के काम अलग हैं, कार्यपालिका जो है उसके काम, जितने भी कार्य हैं, उसके वर्क जो भी हैं वो सब अलग है। न्यायपालिका कार्यपालिका के किसी भी काम में इंटरफेयर नहीं कर सकती, और जो कार्यपालिका है वो न्यायपालिका के किसी भी काम में, मतलब दोनों अलग अलग हैं। इनको अलगाव कौन सा आर्टिकल करता है, या अलगाव की स्थिति इनको कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है? तो आर्टिकल 50। तो हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 50 में हमको क्या बताया गया है? जो हमारी न्यायपालिका है उसका क्या है? कार्यपालिका से अलगाव। तो इसके बारे में हमको जानकारी आर्टिकल 50 हमको देता है। चलिए नेक्स्ट हमारा लास्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 हमको क्या जानकारी देता है गाइस, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए, आर्टिकल 51 जो हमारा अनुच्छेद 51 जो है वो हमको किस बारे में बताता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन। क्या बताता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें जो हमारा लास्ट आर्टिकल है, आर्टिकल 51 है,
वो हमको किस बारे में बताता है, किस बारे में जानकारी देता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है, जो इंटरनेशनल पीस है एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, सिक्योरिटी जो है, उसको प्रोत्साहन कौन सा आर्टिकल करता है या उसको प्रोत्साहित किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? कौन सा अनुच्छेद इस बारे में जानकारी देता है? तो हमारा आर्टिकल 51 हमको इस बारे में बताता है या इस बारे में जानकारी देता है। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो 4th पार्ट है, संविधान का जो 4था भाग है, जिसको हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम से जानते हैं, या इंग्लिश में बोले तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, तो वो हमारे आज ही कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो अब कल की क्लास में हम क्या करेंगे? कल की क्लास में हम हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, उनके बारे में जानेंगे, जो कि हमारे 51 आर्टिकल 51 के क्लॉज ए में आते हैं या आर्टिकल 51 के ए भाग में आते हैं। तो कल की क्लास में हम उनको कवर कर लेंगे। सो आज की क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है गाइज, आपके कोई भी सजेशन हो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और किसी भी तरीके की मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो, पढ़ाने में कोई मिस्टेक हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर इस चैनल के लिंक को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।